नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है एन इंडियन टोल्ड हाउ मच रेस्पेक्ट इंडियंस हैव इन दुबई। अच्छा, तो किसी भारतीय का वीडियो है जो दुबई से लौट कर आया है और उसने बताया है कि भाई कितनी रेस्पेक्ट की जाती है भारतीयों की दुबई के भीतर, एक मुसलमान कंट्री के भीतर। चलिए, जब पाकिस्तान के मुसलमान ये सुनेंगे तो उनको कैसा फील होगा कि एक मुसलमान देश में भारतीयों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है और क्यों उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। चलिए, मिर्ची तो लगती ही है। अब बात करने का पर्पस है कि आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ। क्या ये जो वीडियो में ये बंदा जो बात कर रहा है, ये मैं पहले बता दूं कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क का है, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है। ये 5 साल दुबई के अंदर गुजार के आया है। वीडियो देख लें, उसके बाद बात कीजिएगा। थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन आप बताइएगा क्या ये बात जो कर रहा है ये सच्ची है या नहीं है। मैं 5 साल बाद इंडिया आया हूँ। मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में दुबई और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। पहले आप रोड पे अपनी वाइफ को लेके गाड़ी पे नहीं जा सकते थे क्योंकि डर था, वो पकड़ के बैठती थी। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है। रोड इतने क्लासिफाइड है। कह रहे इंडिया के रोड इतने अच्छे हैं जी, आप जब इंडिया के बाहर जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी की वैल्यू क्या है। बच्चा बच्चा तजाकिस्तान में वो पूछेगा इंडिया मोदी, इंडिया की वैल्यू ये लेवल पे हो चुकी है। ग्लोबल लेवल पे ऐसा नाम हो चुका है कि मैं ग्लोबल इमेज जो है में इंडिया का पोजीशन इमेज कैसा है? अगर इंडियन सोच ले कि आज दुबई खाली कर दें तो दुबई पानी में डूब जाएगा। ये चेक करो, समझ आइए आपको बात। अगर इंडियंस कह रहे हैं अगर इंडियंस दुबई को खाली करे तो इंडिया दुबई पानी में डूब जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया कैमरे की तरफ देखना, जो इंडिया है ना, थोड़ा इस तरफ आपके सामने देखिएगा काइंडली। वो सही कह रहा है। इंडियन लोग जो है ना वो दुबई से छोड़ देना तो दुबई फर्क हो जाएगा। अच्छा, आप दुबई में होते हैं? जी मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा, दुबई में क्या सिनेरियोज हैं? क्या वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की ज़्यादा? इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा। क्यों ये जो बात कर रहा है कि अपने इंडियन जो है ना वो एक तो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के। कैसे आपने देखा कि एज अ कॉम हम क्या ठीक नहीं है? क्या दुख होता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट ज़्यादा और हमारी नहीं है? दुख होता है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं और हमें दुख होता है कि मुस्लिम ममालिक से हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और गैर मुस्लिम को ज़्यादा मिलती है। दुख होता है इस चीज़ का। सर, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम, हम यहाँ पर मुसलमानों की बात करके अपने मजहब को डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बात देखें ज़रा, जब एक नॉन मुस्लिम होकर एक हिंदू होकर अपनी रिस्पेक्ट करवा सकता, अपने मजहब की रिस्पेक्ट इंडिविजुअली तौर पर, वहाँ पर मैं जाके 2 नंबर काम करूँगा, इसमें मुसलमान की बात कहाँ से है? ये 2 नंबर या 1 नंबर वाली बात नहीं है। ये जो है ना बात ऊपर लेवल की होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी इज्जत भी हमारी गवर्नमेंट बनवाएगी और हमारी इंसल्ट भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। और ये बंदा क्या, मतलब भीख मांगो जाकर आप, सड़कों पर गिरियां बेचो आप, सारे 2 नंबरी काम करो आप, हेरा फेरी करो आप, बेईमानी करो आप, मक्कारी करो आप, धोखेबाजी करो आप, और आपकी इमेज आपकी गवर्नमेंट ठीक करेगी। क्यों भाई? गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही काम है कि आपकी गवर्नमेंट आकर आपकी इमेज ठीक करेगी? नहीं नहीं, वो जो सब कर रहे हैं करने दीजिए, इमेज हमारी अच्छी रखिए। कौन सा देश ऐसा पागल हुआ पड़ा है भाई? वो चाहे मुसलमान देश हो चाहे नॉन मुस्लिम देश हो, कौन सा देश ऐसा पागल हुआ पड़ा है जो आप लगातार ये सब काम धंधे करते रहेंगे और उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं सब अच्छा करिए, सब अच्छा करिए। सोच भी कैसे लेते हैं आप लोग ये सब यार? सोच भी कैसे लेते हैं? आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज भी गवर्नमेंट करेगी कि नहीं नहीं गवर्नमेंट ही करेगी, मैं तो दर्द से पैसे ही रहूंगा, गवर्नमेंट की वजह से ये दर्द हो रहा है। कमाल है यार। कह रहा है कि दुबई के रोड से ज़्यादा अच्छे रोड इस टाइम इंडिया के हैं, हमारे रोड बन चुके हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहा है वो। दुबई के लेवल पे इंडिया हो सकता। नहीं, आपने इंडिया विजिट किया? नहीं इंडिया नहीं, मैंने विजिट किया। चलो हमारे दोस्त रहते हैं उधर, हमें पता है सारा। अच्छा, इंडियन से बातचीत होती है आपकी? मेरे बहुत क्लोज वो दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के हैं। और इतनी वो डेवलपमेंट नहीं है इतनी जितनी वो बोल रहे हैं। मतलब अब अगर कंपैरिजन से कंपैरिजन करें तो दुबई बेस्ट है। और पाकिस्तान के साथ, लखनऊ में जो भी इनके दोस्त रहते हैं, इनको फोन करके 4 गालियां सुनाइए पहले इनको कि लखनऊ में रोड्स अच्छी नहीं है। भाई मैं हर 5 महीने पे लखनऊ होके ही जाता हूं। एक्सप्रेसवे देख लो, लखनऊ देख लो, हमारा नेशनल हाईवे देख लो, लखनऊ के भीतर की सड़कें देख लो।
कहीं की भी सड़कें देख लो, एक्सप्रेसवेज इतने बन गए हैं कि आप पूछो मत, और आप कह रहे हो कि जी सड़कें अच्छी नहीं है। फिर तो भाई साहब आपके दोस्त ने आपकी पोल खोली है कि लखनऊ का दोस्त बता रहा है कि जी अच्छी सड़कें नहीं है या अच्छा इंफ्रा नहीं है। देख लो भैया। कंपैरिजन करें इंडिया का। नहीं, वो मैंने देखा नहीं है। पाकिस्तान के रोड लाहौर के अब तक तो देखें तो ठीक है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची का कुछ एरिया है वो अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कैसे देखते हैं, क्या रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के निस्बत, अगर मैं बात करूं ग्लोबली रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है इस टाइम? अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करूं तो कौन से मुल्क के ज़्यादा है? इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। दुबई के हवाले से आप बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लिहाज से बात करूं। इंडिया तो बेस्ट है। सामने कैमरे की तरफ इंडिया बेस्ट है। इंडिया अपने लिहाज से बेस्ट है वो। अच्छा। हमारा सिस्टम और है, उनका और लेवल है। हमारा क्या सिस्टम? हम लोग मेहनती नहीं है, वो लोग मेहनती हैं। वो लोग मेहनती हैं। अच्छा, अगर आज कंपैरिजन किया जाए, कोई भी चीज़ में मुकाबला हो जाए हमारे और उनका आईटी सेक्टर में, अच्छा उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से सेक्टर में वो सबसे हमसे आगे, बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। आईटी सेक्टर में तो वो हम उनके बराबर भी नहीं आ सकते। इंडिया के बराबर नहीं हम आ सकते। आईटी सेक्टर में वो हमसे बहुत आगे हैं। सर, एक ही टाइम के अंदर दो मुल्कों ने सफ़र स्टार्ट किया, आज वो कहाँ पर चांद पर चले गए और हम क्या करें? हमारी गवर्नमेंट की नाहली है ना, हमारी गवर्नमेंट की नाहली है, हमारी नहीं नाहली, हमारी गवर्नमेंट की नाहली है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट की नाहली है। गवर्नमेंट आपके लिए बनी है, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे। ये काम आप नहीं करते हैं। स्वीडन में कुछ हो गया कुरान के साथ, उसके लिए आप उतर आओगे पाकिस्तान में, सड़कों पर टायर जला दोगे, रास्ता जाम कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, मतलब अपना ही नुकसान करोगे। लेकिन जहां पर अपने हक की बात आएगी वहां पर आप बात नहीं करोगे। आप कभी नहीं उतरोगे कि हमारे पास अच्छे कॉलेजेस क्यों नहीं है, आप कभी नहीं उतरोगे कि हमारा एजुकेशन इतना डाउन क्यों है, आप कभी नहीं उतरोगे कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्यों नहीं है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कभी नहीं उतरोगे कि भाई रिसर्च सेंटर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, इसके लिए नहीं उतरोगे आप। तो आप सरकार को दोष कैसे दे सकते हो? आपको अपना हक, आपने अगर सरकार चुनी है, कोई भी हो, चाहे वो फौज की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, वो सरकार किसकी है? ये पाकिस्तान के लोगों की सरकार है। और अगर वो 76 ईयर्स में पाकिस्तान के लोगों की डिमांड्स नहीं सुन रही है तो फिर खाक कर रहे हो आप लोग। ये आपकी गलती है, ये सरकारों की गलतियां नहीं है, ये आपकी गलती है, आपकी। से देखते हैं, क्या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। हमारे इंडिया के साथ भी होने चाहिए, ईरान के साथ होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना जैसे हमारे अच्छे रिलेशन है, हमारे इंडिया के साथ भी होने चाहिए। सर, उन्होंने अभी अपना एक मंदिर बनाया, राम मंदिर जिसे कहते हैं, उस मंदिर के अंदर एक साल के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग, बाहर से अदर मुल्कों के लोग सिर्फ उस मंदिर को विजिट करेंगे। बनाया है इतनी खूबसूरत तरीके से, न लोहे का इस्तेमाल किया, न स्टील का इस्तेमाल किया, इस तरह की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करके वो मंदिर को बनाया उन्होंने। तो वो आर्किटेक्चर देखने के लिए दुनिया से लोग जाएंगे। हम टूरिज्म पर काम क्यों नहीं कर रहे? वो हमसे ज़्यादा क्यों कर रहे? हमारा टूरिज्म पे काम है ही नहीं। पिछली गवर्नमेंट ने टूरिज्म पे काम किया है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने टूरिज्म पे काम बहुत ज़्यादा किया पाकिस्तान में। टूरिज्म से काम करने से कोई फ़ायदा होता है? जी, बहुत फ़ायदा होता है, मुल्क की इकानमी बेहतर होती है। आप देखें, दुनिया से लोग आते हैं हमारे मुल्क में, टूरिज़म के लिए आते हैं। 99 में या 95 में लोग हमारे मुल्क में टूरिज़म के लिए आते, तो पाकिस्तान की इकानमी किधर थी? आप खुद देखें ना, आप तो मेरे हाल पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, ठीक है? उस वक्त टूरिज़म इधर आप मार रोड पे देखते थे तो टूरिज़म ही नज़र आते थे, बाहर से टूरिस्ट नजर आते थे। बहुत टूरिस्ट आता था। अब अभी आपको कभी नज़र आया कोई टूरिस्ट पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो छोड़े, आप लाहौर में कभी कोई टूरिस्ट नज़र आया आपको? तो यही है ना, हमारी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया टूरिस्ट पे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मौका मिलता है वर्ल्ड वाइड के अंदर रिलेशन बेहतर करने का, कौन से पड़ोसी के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर करेंगे रिलेशन? देखें जी, इंडिया के साथ ही बेसिकली करेंगे। क्यों सर, इंडिया क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी? अगर देखेंगे तो ऑडियंस ने आपको देखना। इंडिया ज़रूरी है हमारे लिए, इंडिया ज़रूरी है, उनसे कुछ सीखें। यहाँ पर तो पॉलिटिशियन कहते हैं कि वो तो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों पर, तो आपके दोस्त बताते हैं कि वो जुल्म होता है? नहीं, कोई जुल्म नहीं होता। मेरे मोबाइल में 10-15 मेरे मोबाइल में अभी मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, उनके 10-15 के मेरे साथ मोबाइल में नंबर हैं। मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के मुसलमान आपके दोस्त हैं? मेरे बड़े दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई में मेरे क्या बताते हैं? रूममेट रहे हैं वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी नहीं हमसे शिकायत की जी वो पाकिस्तान में, इंडिया में हमारे साथ ये होता है, इंडिया में वो होता है। आप उन्होंने तो नहीं हमें कभी बताया आज तक।
हम पिछले 7 साल से मेरे से वो रूममेट हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया हमारे साथ ये होता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल बात बता रहा हूँ मैं। तो गाइस ये देखें जो जो लोगों से के साथ कन्वर्सेशन होती है, जब ये मीडिया से लोग बाहर जाते हैं, कोई बाहर की कंट्री में पाकिस्तानी होके आता तो उनका इंडिया के रिलेटेड पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारी मीडिया, पॉलिटिशियन और लोग बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है। ये बातें क्यों करती है मीडिया और मैंने नहीं कभी सुना आज तक ना, हम अपने दोस्तों से, मेरे दोस्त हैं लखनऊ शहर के, मेरे दोस्त हैं, मैंने कभी नहीं उनसे सुना हमारे साथ कभी कुछ ज्यादती हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर मीडिया क्यों बताती है ये बातें? ये हमें नहीं पता। आपको पता क्यों बताती मीडिया? सर इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पता क्या, आपको पता है कि हमारा मैच ही हो जाए ना पाकिस्तान इंडिया का, तो सारा पाकिस्तान एक साइड पे हो जाता है, इंडिया एक साइड पे। तो इस चीज़ पे ना जाएं, प्रैक्टिकली जाएं। देखें वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमिक है, ठीक है। आईटी में जितने आईटी की दुनिया के सीईओ हैं ना, सारे इंडिया से हैं, पता है आपको। और भाई उनका आटे का रेट देखें, हमारे का देखें, उनकी आटा 25 रुपए उनका इन्फ्लेशन रेट देखें, हमारा देखें। उनका इन्फ्लेशन रेट 10% पे, हमारा हमारा 42% पे। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास कोई इकोनॉमिक है, डिफ़ॉल्ट होने के फॉल पे थे। तो इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है, काफ़ी होगा। नहीं, लास्ट पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या आप इंडिविजुअली तौर पर चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं इंडिया के साथ? डेफिनेटली भाई, इंडिया के साथ क्यों नहीं, मतलब कोई वजह भी तो हो ना कि ये वजह। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं ना, इससे ज़्यादा तो इंडिया में रहते हैं। अगर वो वहाँ पे खुश ना होते तो वो पाकिस्तान में ना आ जाते या कहीं और ना चले जाते। भाई सुपर पावर है इंडिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जिसने इंडिया को एटमी हथियार दिए हैं, वो मुसलमान। जी नहीं, देखिए ये नैरेटिव बनाया गया है पाकिस्तान में, आप समझ रहे हैं, ये नैरेटिव बनाया गया है कि एक मुसलमान अब्दुल कदीर खान थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया, और एक मुसलमान अब्दुल कलाम हैं थे जिन्होंने भारत को एटम बम दिया। मैं फिर कहता हूं, ये नैरेटिव बंद कीजिए और इसको काउंटर कीजिए। डॉक्टर कलाम ने हमें मिसाइल्स दी हैं, डॉक्टर कलाम ने हमें वो हथियार दिया है जिसकी बदौलत हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, और वो न्यूक्लियर ताकत हमें दी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। डॉक्टर कलाम उनके अंडर में थे, हमें न्यूक्लियर पावर बनाया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, डॉक्टर कलाम ने नहीं बनाया। डॉक्टर कलाम ने हमें उसका नेक्स्ट लेवल किया, डॉक्टर कलाम ने उसको और अगले लेवल पर लेकर गए, इसलिए वो मिसाइल मैन कहे जाते हैं भारत के। और हमें उन पर बहुत प्राउड है, उन्होंने भारत को सुरक्षित करने में डेटरेंस के लिए जो मिसाइलें बनाई हैं, आज अग्नि सीरीज हो चाहे पृथ्वी सीरीज हो, उसकी बदौलत हमारा देश सेफ है। तो वो मिसाइल मैन है, वो एटम बॉम्ब उन्होंने नहीं दिया है। ये गलत इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान में रिलीजियस एज हासिल करने के लिए आप लोगों को बताई जाती है। मैं कहूंगा जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग इसका काउंटर करिए, और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने से रोकें। जहां भी ये बात की जाए वहां पर करेक्ट करें इनको। और दर्शकों, अगर कोई यूट्यूबर पाकिस्तान का करेक्ट नहीं करता है, आप उस पर धावा बोलें कि आप ये करेक्ट करवाइए, आप ये करेक्ट करवाइए, क्योंकि व्यूअर्स आप हैं। 90% व्यूअरशिप आपकी है इंडिया की, और आपके इंडिया के बारे में अगर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है तो यह गलत बात है, आपको इसको काउंटर करना पड़ेगा। वो मुसलमान ही है, और कौन है वो? तो भाई वहाँ पे रहने वाले खुश हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही होगा। गैस आप लोगों ने जानी ये थी हमारे कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की राय, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कहते हैं कि रिलेशन बेहतर होना चाहिए। और मैं भी अपनी पर्सनल राय अगर दूं तो रिलेशन को बेहतर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी कोशिशें अगर हो रिलेशन बेहतर करने की, तो रिलेशन ज़रूर बेहतर होंगे। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का भाई। ऐसे हमारे साथ 2 एडवोकेट मौजूद हैं, इनको ये वीडियो दिखाऊंगा जो 5 साल के बाद एक इंडियन दुबई में काम करता है, और दुबई में काम करने के बाद वापस इंडिया आकर अपनी मीडिया को क्या बयानात दे रहा है, क्या इस तरह के बयानात ये जो दे रहा है, क्या ये बात हम कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी अपनी कौम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में? क्या इस तरह की सोच ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? इनको ये वीडियो दिखाऊंगा, देखते हैं इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। जी एडवोकेट साहब, ये वीडियो देखिएगा जरा। क्या आया हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। आप भी मैंने मेरी देखिएगा। लाइफ में दुबई और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। पहले आप रोड पे
अपनी वाइफ को लेके गाड़ी पे नहीं जा सकते थे क्योंकि डर था, वो पकड़ के बैठती थी। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, रोड इतने क्लासिफाइड है। बस 5 साल में हो गया। जी, आप जब इंडिया के बाहर जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी की वैल्यू क्या है। मोदी की वैल्यू क्या कह रहा हिंदुस्तान में वो पूछेगा इंडिया मोदी, इंडिया की वैल्यू ये लेवल पे हो चुकी है, ग्लोबल लेवल पे ऐसा नाम हो चुका है कि आ गया। मैं ग्लोबल इमेज जो है, दुबई में इंडिया का पोजीशन इमेज कैसा है? अगर इंडियन सोच ले कि आज दुबई खाली कर दें तो दुबई पानी में डूब जाएगा। है? क्या मानते हैं इनकी बातों को, सारी को ये जो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। हाँ जी, फेयर होना चाहिए। तो डेवलपमेंट की हद तक जो वो बातें कर रहा है वो तो बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उनकी सही बातें कर रहे उनके इकोनॉमिकली जो ग्रोथ हुई है उनकी वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस हुई हैं मोदी के आने के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। हैं? अच्छा, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, सही है। उसके बाद स्टेबिलिटी उनकी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद काफी बड़ी मैशत दुनिया का हर मुल्क उनके साथ ही बिजनेस करना चाहता है। इस हद तक कोई वो नहीं है। बाकी जो आखिर में चुस मारी है वो दुबई को डुबोने वाला, वो तो खैर चुस ही मारी है, जुगत की है। अच्छा, बिल्कुल। नहीं अगर हम अगर स्टेट भी निकालें, इसके स्टेटस भी हम देखें तो दुबई के अंदर जो 60% जो दुबई का सारा बिजनेस संभाल रहे हैं वो इंडियंस ही हैं। अगर बड़े बड़े ताजर देखेंगे, सॉफ्टवेयर का सारा काम इंडियंस ही संभाल रहे हैं, तो इसकी बात तो कहीं ना कहीं तो सही तो हुआ। नहीं, उसको उस सेंस में आप नहीं ले सकते। अच्छा, दुबई इनको जॉब्स दे रहा है, अगर दुबई इनको एक दिन में निकाल ले इनकी इकोनॉमी जीरो पे आ जाएगी। अच्छा, उसको हम दूसरे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी देख सकते हैं। चलें चलें, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं, जीरो पर आ जाएगी हमारी इकोनॉमी। अच्छा, आपने मान लीजिए कोई बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है, और उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, और 20 में से 18 जो हैं वो किसी एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, और आपने क्या किया कि अच्छा हीरो बन रहे हो, 18 का 18 निकाल दिए, तो नुकसान उनका होगा कि आपके बिजनेस का होगा? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं छोटे स्केल पे बता रहा हूं, अब इसको बड़े स्केल पर कर दीजिए कि दुबई में 60% कारोबार जो है वो भारतीय कर रहे हैं, मतलब वो भारतीय जो है वो दुबई के लिए काम कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर उनको एक निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो नुकसान भारत का होगा या दुबई का ज्यादा होगा? पढ़े लिखे होंगे, वकील हैं, पता नहीं किस लेवल के वकील हैं, ये जरा सोचिएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बाहर वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में रिस्पेक्ट ग्लोबली किसकी ज्यादा, हमारी या फिर इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट है? इंडिया की ज़्यादा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्यों इसकी रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा है? भाई आजकल जो रिलेशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की खुसूसन हम अगर बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट बेस्ड होती है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमिकली? हमारी जगह पे जाकर भीख मांग रहे होते हैं। सही, भिखारी की कौन इज्जत करता है? सही बात है। इंडियन एक फिफ्थ वो है, इकोनॉमिकली सबसे बड़ी मौशियत है, सही है। उसके साथ हर मुल्क चाहेगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उनकी लेन देन हो। हमारे साथ कौन चाहेगा? भिखारी के साथ कोई लेन देन नहीं होती। तो कैसे देखते हैं रिलेशंस, वो कैसे बिल्ड करते हैं? फॉरेन पॉलिसी उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी है, क्या वजूहत हैं कि जो कि वो डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में जा रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही? इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा लिमिट में रह के बात करूंगा। ज़्यादा खुल के करूंगा तो मेरे ख्याल से फिर मैं भी वो 9 मई वाले वाक़े में कहीं शामिल ना हो जाऊं, सही है। इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिट में रह के यूँ ही कहूँगा कि भाई जिस मुल्क का हर इदारा जिस काम के लिए बना है, अगर उन हदूद के अंदर रह के काम करता है तो वो मुल्क हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। जैसे अगर हम पीछे जाएँ, अयूब साहब के दौर में एग्जाम्पल दिया जाता था, हम एशियन टाइगर बनने वाले थे, हम उस स्टेज पे आ गए थे कि बातें यहाँ तक आ गई थी, अच्छा, लेकिन उस लेवल पे नहीं आते जिस लेवल के आने चाहिए। और फिर एक आधा आएगा भी तो कोई फायदा उसका। फिर बात वहीं पर आती है कि जो आपकी हमारे जो खान साहब, जिसका नाम भी हम नहीं ले सकते कैमरे के ऊपर, सही, वो एक एग्जांपल दिया करते थे कि स्विट्ज़रलैंड की टोटल जो टूरिज़्म का एरिया है वो हमारे जीबी का 1/3 बनता है, सही है। पूरे जीबी का हमारे जो जीबी है उससे 3 गुना बड़ा है, हाँ जी, जबकि स्विट्ज़रलैंड का जो बजट है वो 90 ट्रिलियन है, हाँ बिल्कुल है। सही है। उनके 90 ट्रिलियन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 90 ट्रिलियन, इतना तो चाइना का भी नहीं है यार, पता नहीं यूएस का है कि नहीं। नाइनटीन भी नहीं हो सकता, 19 ट्रिलियन भी चाइना का है शायद, और 9 ट्रिलियन भी नहीं हो सकता। 0.9 ट्रिलियन भी है कि नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता।
50% जो बजट बनता है वो सिर्फ टूरिज्म से बनता है। सही है। अगर उस हिसाब से अगर सिर्फ हम अपने जीबी को डेवलप करें टूरिस्ट के लिए, तो वो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ टूरिज्म से इतना इनको इनकम आ सकता है। सही है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। वहीं पर बात आती है कि हमारे तरजीहात मुख्तलिफ हैं। हमारी तरजीहात कभी भी अवामुन्नास या हमारी तरजीहात कभी भी हमारी अपनी कौम नहीं रही है। हमारा जो भी ऊपर आता है उसके अपनी जेब, सबसे पहले अपनी जेब भरने के चक्रों में होता है, उसके बाद अपने अकाउंट्स रिजर्व करने के चक्रों में होता है, उनके बैंक बैलेंस खुलते हैं कहीं पे। तो जाकर बाज़ हमारे लीडर्स ऐसे हैं मेरे ख्याल से, खुसूसन एक इदारे के जिनके हर बंदा रिटायर्ड होता है, उनका एक अपना आइलैंड होता है। बिल्कुल होता है, बाहर कर खरीदते हैं। लेकिन हमें दूसरे किसी मुल्क की, अगर हम जिनसे अलग हुए हैं, जिनसे सेपरेट हुए हैं, उनकी नहीं मिसाल मिलती कि हमारे जो रिटायर होते हैं वो बाहर जाकर आइलैंड खरीदते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे मुल्कों के, इंडिया की बात करते हैं, वहाँ के जो बड़े सिक्योरिटी इदारा से जो रिटायर होते हैं वो सर अपने मुल्क के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहीं पे वहीं पे काम करते हैं। सिर्फ गुजारते नहीं है, उनका रिटायरमेंट का काम स्टार्ट होता है कि अपनी जो नई आने वाली जनरेशन है उनको ट्रेन करना। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स होते हैं उनको उस काम के लिए मुख्तस किया जाता है। हमारे यहाँ पे वो करने के बजाय क्या किया जाता है, जो यंगस्टर्स के लिए सीट्स होती हैं, मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं, उन पर बाकायदा उनको प्रायोरिटी बेस पर अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, एक मैं आपको सबूत देता हूँ। मेजर गौरव वालीवाल तो मैंने बहुत बार दिया होगा कि जो हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत, तो उनका घर कैसा है क्या है। अभी मैंने देखा एक वीडियो कि परफेक्ट रिएक्शन पर एक हमारे पंजाब के भाई साहब हैं, वो अपनी बातें सुना रहे थे। तो उन्होंने अपने एक पड़ोसी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर की बात सुनाई। अब सोचिए कि जो भारत की आर्मी है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक जो होता है वो 2nd नंबर का रैंक है। मतलब देखिए, आर्मी चीफ एक ही बंदा बनेगा, उसको कहते हैं जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग एरिया के कमांडर्स होते हैं, तो 2nd रैंक होती है वो। उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया, सुनिए। ये हमारे पीछे लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा साहब रहते हैं, मेरे घर के पीछे, रिटायर्ड जी। मुजफ्फर भाई मेरे से छोटा घर है उनका। मैं कहा जनरल साहब आप एक छोटे से शहर में आ गए, मतलब आप जाते दिल्ली बॉम्बे आपको तो नहीं कहते। कहते ये मेरा शहर है, ये मेरी जन्म भूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरे को जो सुकून मिलता है। और मुजफ्फर भाई उनकी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ते, बच्चे उनके तीनों इधर ही हैं, तीनों ही यहीं पे जॉब कर रहे हैं। देखा आपने, ये है भारत की सेना, ये है भारतीय सेना के ऑफिसर्स, और ये है ईमानदारी जो हमारे अंदर है, और ये ऑफिसर्स हमारे बीच से ही निकले हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि हमें काम करना है। जब हम काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो सरकारों को भी अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। चीजें ऊपर से नीचे नहीं आती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं। जो सुधार होता है ना, वो नीचे से ऊपर सुधार होता है। समझिए, कई बार ऊपर वाले भी एग्जाम्पल सेट करते हैं तो वो भी नीचे तक आती है, लेकिन अगर हम नीचे से ही खुद को सुधारने चलेंगे तो ऊपर जाते जाते ऑलरेडी सुधरी हुई चीज मिलेगी। ये है डिफरेंस भारत और पाक में। जब तक बंदा यहाँ पे मरता नहीं है, रिटायर्ड नहीं होता। ये टोटली गलत चीज़ है। एक बंदे ने इतनी एक्सपीरियंस गेन की है, एक इदारे से गया है, उसको भाई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भेजो, ऐसे इदारों में भेजो जहाँ पे यंगस्टर्स ट्रेन हो रहे हों, वहाँ पे ट्रेनिंग की जाए उनकी। सही है, बजाय इसके कि यंगस्टर्स के ऊपर उनको मज़ीद पोस्ट जो हैं वो उनको ख़त्म कराएं और उनको अपॉइंट करें। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात गिलगित बल्तिस्तान की भी करते हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक हम सूबे का दर्जा नहीं दे पाए? वहाँ से A35 को उठाने के बाद अब देखें यहाँ पर हमने कितना ज़्यादा शोर किया कि भाई A35 को उठा दिया। बड़ी खुशी हमने महसूस की कि भाई A35 को उठाया, लेकिन जब दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 370 का आर्टिकल के बाद हमने तो यहाँ पर शोर मचा दिया कि वो तुमने 370 का आर्टिकल हटाया। उन्होंने तो कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया, लेकिन हमने अभी तक गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दे पाई हमारी गवर्नमेंट। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इसके ऊपर आपको एक मज़ाहिया कमेंट मैं देना चाहूँगा। जो बंदे यहाँ पे बैठ के ये रो रहे हैं कि 35A जो है वो उसको ख़त्म किया गया, अबे भाई तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दिखाए तो सही, वो राइट आपने हमें दिया भी है कि नहीं? हमें तो वो राइट था भी नहीं। उन्होंने चलो 78 सालों से पिछले दिया तो था, हमें वो राइट भी नहीं है। 35A भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
हमारे साथ शुरू से मजाक हो रहा है, ये तो खैर एक अलग चीज़ है। जीबी को लोगों को उनके बड़ा बड़कपन है कि अब तक वो लोग सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के बेस पे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के बेस पे और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था उस बेस पे अब तक पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदे भी रहेंगे। हम मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा मुहिब वतन, गिलगित बल्तिस्तान वालों से ज़्यादा मुहिब वतन कोई अपने आप को कह भी नहीं सकता। सही है, जिनका स्टेटस एक दरमियाना है, न वो मर्दाना है ना औरत जनाना है। मर्दाना एक स्टेटस लेके अब तक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान के नाम के ऊपर खड़े हैं और इस मुल्क की यकजहती के साथ, इस मुल्क के सॉवरेनिटी के साथ हर वक्त खड़े हैं। आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाता। अच्छा, मैं कश्मीर भी होके आया हूँ। कश्मीर में मैं पूरे कश्मीर आवाज उठ रही है साहब, वकील साहब, आवाज आप देख नहीं रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में आवाजें उठने लगी हैं और ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि आप लोग भले ही आप लोगों ने कान उधर हटा लिए हैं उधर से, लेकिन उसका असर आने वाले 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको दिखेगा। यकीन मानिए, मेरी बात याद रखिएगा। कश्मीर में विजिट किया, बाग वाली साइड पे गया हूँ, ऊपर एरन खेल तक होके आया हूँ। वहाँ पर भी लोगों का मैंने ओपिनियन लिया। मैंने कहा क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या फिर कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? वो नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? एज अ गिलगित बल्तिस्तानी आप उनके बिहार पर कोई बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गिलगित बल्तिस्तान में कभी उठा ही नहीं है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के कहीं भी वह गुमान में भी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होंगे या किसी दूसरी स्टेट के पास जाएंगे। सही है, ये उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट है। अनकंडीशनली वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ उन्होंने खुद किया था इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बावजूद। सही है, और अब भी वो कायम और दायम है। लेकिन हमें खदशा है, खुसूसन पढ़ा लिखा तबका जितना भी है, हमें ये खदशा है कि अनकरीब अगर ये जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका अजाला न किया गया, सेनेट में, नेशनल असम्बली में उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई, तो अनकरीब ये मूवमेंट्स वहाँ पर भी स्टार्ट हो सकती हैं। अनकरीब हो सकती है, ये हवाएं चल रही हैं, ये बातें 1-2 हुई हैं। सही है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सारी आवाम से, इस अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपने चीफ जस्टिस से जो ही रिक्वेस्ट होगी कि उनके जो इन चीज़ों का हम खदशा जाहिर कर रहे हैं उसका वक्त पे अजाला किया जाए। बहुत हो गया, 78 साल हो गए, एक दरमियाना स्टेटस के ऊपर आपने रखा है, उस दरमियाना स्टेटस को ख़त्म करें और उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं एक इज़्ज़तमंद तरीके से, जिस तरीके से एक इज़्ज़तमंद बंदे को इज़्ज़त दी जाती है। बड़ा ही अच्छा लगा। गाइस, आप लोग को हमारे भाई की ओपिनियन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त मिलती है सेम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा। खैर, गिलगित बाल्टिस्तान से आवाजें उठ रही हैं और ये किसी से छुपे नहीं है। खैर, मुद्दा था कि यूएई में भारतीयों को बड़ी इज्जत मिलती है। यूएई कहें या पूरी दुनिया में भारतीयों को इज्जत मिलती है। तो आमतौर पर जो एक आम पाकिस्तानी है वही कहता है कि नहीं, भारत बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है, इसलिए इज्जत मिलती है। बड़ा बेसिक है यार, इज्जत पैसे से नहीं आती। जो इज्जत सम्मान मिलता है ना, वो आपके बिहेवियर से, आपकी कम्युनिटी के बिहेवियर से। आपने कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाकर उस देश के लिए आपने क्या किया, उस देश पर आप बोझ तो नहीं बने, उस देश के डेवलपमेंट में आपने कितना योगदान दिया, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे आपका बिहेवियर कैसा है, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं क्या आप उनको सपोर्ट करते हो जब वो मुश्किल वक्त में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से इमेज बनती है और ये अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट जो है ना, अर्न की जाती है, खरीदी नहीं जा सकती रिस्पेक्ट, चाहे डर से चाहे पैसे से। तो ये कहना कि भारतीयों की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो बड़ी इकॉनमी है, बड़ी आबादी है, बड़ी मार्केट है, तो ये बहुत ही बेवकूफ़, वाहियात और बकवास बातें हैं। भारतीयों की इज्जत इसलिए है क्योंकि भारतीय जहां भी जाते हैं उनका बिहेवियर ठीक होता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं आते मैक्सिमम। दूसरा, भारतीय जहां भी जिस देश में जिस कम्युनिटी में जाते हैं उस कम्युनिटी में घुल मिल जाते हैं, प्यार से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात, जो भी जाते हैं वो वहां की इकॉनमी में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कहीं भी हो, जहां भी भारतीय है वो अपने परसेंटेज के हिसाब से, अगर मान लीजिए वो 2% है तो वो इकोनॉमी में उसका योगदान 5% का है। और बाकी जो इमिग्रेंट्स हैं उनका उल्टा है, अगर वो 2% है तो इकोनॉमी में उनका योगदान है 0.5%। यानी कि वो बोझ बने हुए हैं उन देशों पर। भारतीय बोझ नहीं बनते हैं, भारतीय अपना खर्चा निकालते हैं और प्लस जो सरप्लस है वो उसकी इकोनॉमी में मदद भी करते हैं बढ़ाने में।
और प्लस मिलजुल कर रहना भारतीयों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आपको परेशानी होगी, भारतीय आपको मिल जाएंगे आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। रुपए की परेशानी, पैसे की परेशानी, इन पर्सन आपको अगर जरूरत है, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह फर्क है और पता नहीं आप लोग इस फर्क को कितना समझ पाएंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।